नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में। देखिए, किसी भी आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, इस पर तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जो कि आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो एचएनआई कैटेगरी का कॉन्सेप्ट तो आप वहां से समझ सकते हैं, लेकिन एक आईपीओ में अगर हम एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा हम सब लोग अक्सर सोचते हैं कि एचएनआई कैटेगरी में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे फेवर में जाने की बजाय हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं। तो अगर अब से आप भी एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करने वाले हैं और खासकर रिटेल कैटेगरी से स्विच करके आप पहली बार एचएनआई की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको पता होना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में हम अभी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब देखिए, अभी तो मेन बोर्ड आईपीओ का एकदम काल पड़ा हुआ है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। कभी तो प्राइमरी मार्केट में तेजी आएगी, तो तब ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है ये डिसाइड करने में कि किसी एक पर्टिकुलर आईपीओ में आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसमें अगर मैं आपको सबसे पहले एचएनआई कैटेगरी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताऊं, तो एक बहुत ही ऑब्वियस और मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट तो यही है कि यहाँ हमें रिटेल कैटेगरी की बजाय मोर नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। देखिए, अगर हमें रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलता है तो मैक्स टू मैक्स 15,000 रुपीज का एक लॉट हमें अलॉट हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम लकी रहे और हमें एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिल गया, फिर चाहे वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी हो या बिग एचएनआई कैटेगरी, हमें वो 15,000 रुपीज वाले 13 या 14 लॉट्स मिल सकते हैं। अगर मैं आपको अमाउंट वाइज बताऊं तो करीब 2,10,000 रुपए के शेयर्स हमें अलॉट होंगे। तो अगर आईपीओ लाने वाली कंपनी बहुत अच्छी है, उसका वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है, तो हम तो चाहेंगे कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ही हमें उसके ज्यादा से ज्यादा शेयर्स मिल जाए। और इसके लिए एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलना एकदम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कहां तो रिटेल कैटेगरी का बस एक लॉट और कहां एचएनआई कैटेगरी के 14 लॉट्स। तो आईपीओ के टाइम पर ही उस कंपनी में एक बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए लोग एचएनआई कैटेगरी को प्रीफर करते हैं। और अगर अलॉटमेंट मिल गया तो वाकई में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो भी जाता है, जो कि आगे चलकर हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि जनरली आईपीओ में यही होता है, मोर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू मोर प्रॉफिट। और वैसे भी सबकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन यही होती है कि रिटेल कैटेगरी में हमें जो 15,000 रुपीज वाला एक लॉट मिला है, अगर वो लिस्टिंग वाले दिन डबल भी हो जाए तो हमें 15,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यही अलॉटमेंट हमें एचएनआई कैटेगरी में मिल जाए तो सीधा 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि उसके लिए ये जरूरी है कि कंपनी की लिस्टिंग 100% से भी ज्यादा के प्रीमियम पर हो, जो कि हर एक आईपीओ की नहीं होती। लेकिन ये मैं आपको बस एक सिचुएशन बता रहा हूँ। और वैसे भी हम सब लोग मोस्टली लिस्टिंग गेन्स के बारे में ही सोचते हैं, जो कि नो डाउट एचएनआई कैटेगरी में ज्यादा होता है। क्योंकि घूम फिर के बात वही है कि यहाँ हमें नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा मिलते हैं, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग एचएनआई एप्लीकेशंस की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसके अलावा देखिए, एचएनआई कैटेगरी में भी जो बिग एचएनआई कैटेगरी होती है उसमें अलॉटमेंट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि उसके लिए एक बड़े अमाउंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम अगर 10 लाख रुपए हमारे पास हो तब कहीं जाकर हम बिग एचएनआई में अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें अप्लाई करें तो इसका बेनिफिट ये है कि जहां एक आईपीओ में रिटेल कैटेगरी 60-70 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी मुश्किल से 8-10 गुना ही ओवर सब्सक्राइब होती है। तो एक तरफ तो जहां रिटेल कैटेगरी में बस एक लॉट पाने के लिए हमें 70 लोगों से कम्पीट करना होगा, वहीं दूसरी तरफ बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर ठीक ठाक इश्यू साइज का आईपीओ है तो बस 7-8 लोगों में से किसी एक को स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बेस लिमिट यानी कि 13 या 14 लॉट्स अलॉट हो जाते हैं। तो ये है कि यहाँ अलॉटमेंट के लिए कंपटीशन बहुत कम है। तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है जो लोगों को ये पुश करता है कि वो एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करें, और खासकर बिग एचएनआई कैटेगरी में। तो ये तो बात हुई एचएनआई कैटेगरी की कुछ प्लस पॉइंट्स की कि इसमें हमें शेयर्स ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा शेयर्स मिलेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट इजी होता है, और ऐसा बहुत कुछ। लेकिन अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अगर हमें एचएनआई कैटेगरी में ज्यादा शेयर्स मिलेंगे तो नो डाउट हमें ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस तो बने रहेंगे, लेकिन हमारा रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए, आईपीओ की लिस्टिंग प्रीमियम पर ही होगी, इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं है। बाई चांस मार्केट सेंटीमेंट्स के कारण या किसी भी और रीजन से अगर डिस्काउंट में लिस्टिंग हो जाती है, तो क्योंकि हमारे पास ज्यादा शेयर्स हैं तो हमें लॉस भी ज्यादा होगा। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, जितना रिवॉर्डिंग है उतना ही रिस्की भी है। दूसरा, फिर एचएनआई एप्लीकेशंस में काफी बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। स्मॉल एचएनआई में तो चलो फिर भी 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वैसे अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। लेकिन बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए तो 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। इतना तो लोगों का पूरा पोर्टफोलियो नहीं होता। तो बाई चांस अगर हम एचएनआई में अप्लाई करने के बारे में सोचे भी तो भी हमें ठीक ठाक बड़ा अमाउंट अरेंज करना होगा। वहीं दूसरी तरफ रिटेल कैटेगरी में हम बस 15,000 रुपए के साथ ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड्स के हिसाब से रिटेल में एंट्री बैरियर्स बिल्कुल ना के बराबर है, और शायद यही रीजन है
कि रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब भी बहुत होती है। और वैसे इसे हम कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं कह सकते। अगर आप कैपेबल हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, वरना फिर रिटेल में ही बने रहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब सिर्फ एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करने के लिए लोग सेकेंडरी मार्केट में अपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं या पोर्टफोलियो साइज को कम करने लगते हैं और अपने बैंक अकाउंट में लिक्विड फंड रखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में फिर लोग इनडायरेक्टली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करने लगते हैं जिसका उन्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि देखिए, एक आईपीओ में किसे अलॉटमेंट मिलेगा किसे नहीं मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि आप 1 साल तक आईपीओ अप्लाई करते रहो और आपको अलॉटमेंट ही ना मिले। लेकिन इसके चक्कर में अगर आप अपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट को भी मार्केट से निकाल लेते हैं तो वहां अगले 1 साल में आपको जो प्रॉफिट हो सकता था वो तो पक्का ही आपके हाथ से गया। तो इससे होगा क्या कि इधर तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया और उधर आपको कोई आईपीओ अलॉट हो नहीं रहा, तो एट द एंड आपको गेन कुछ नहीं होना। तो इसलिए आपको कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं होना है कि सिर्फ एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करने के लिए आप अपना पूरा पोर्टफोलियो ही खाली कर दें। इसके अलावा देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी में जरूर अलॉटमेंट इजी होता है, लेकिन स्मॉल एचएनआई के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन कुछ आईपीओ में तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी रिटेल से भी कई गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होती है। तो पता चले कि आप 2 लाख रुपए की एक स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन तो लगा रहे हैं, लेकिन उसमें अलॉटमेंट बहुत ही टफ है। इसकी बजाय तो अगर आप उन्हीं पैसों से मल्टीपल अकाउंट्स के साथ रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें तो शायद आपको 2-4 लॉट अलॉट हो भी जाए। तो अगर कभी आपके पास ये ऑप्शन हो कि किसी एक आईपीओ में आप या तो एक स्मॉल एचएनआई की एप्लीकेशन लगा पाए या फिर 10 अलग अलग अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर पाए, तो हमेशा रिटेल वाला ऑप्शन ही चूज कीजिए। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि एचएनआई कैटेगरी में अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाए तो नो डाउट शेयर्स हमें ज्यादा मिलते हैं, लेकिन मोस्टली सभी आईपीओज में एचएनआई एप्लीकेशंस के लिए बस 15% का ही रिजर्वेशन होता है। स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशंस के लिए 5% और बिग एचएनआई के लिए 10%। वहीं दूसरी तरफ अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो उसमें रिटेल पोर्शन जनरली 35% का होता है, जो कि एचएनआई के मुकाबले तो कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है ताकि आप एक वाइज डिसीजन ले पाए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस होता है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।